नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अपने विश्व इतिहास की कक्षा 10 की NCERT का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रीयवाद का उदय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने रूढ़िवादी विचारधाराओं के बारे में डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं वो समाज में एक तरीके से कोई भी बदलाव ना होने पर जोर देती है, और जो एक तरीके से राष्ट्रवादी विचारधाराएं हैं, तो राष्ट्रवादी विचारधारा एक तरीके से राष्ट्र के हित में होती है। यानी कि राष्ट्रवादी विचारधाराएं ऐसी होती है जब जैसे कि कई सारे देशों में राजतंत्र की समाप्ति करके लोकतंत्र को स्थापित किया जा रहा था। तो राष्ट्रवादी विचारधारा इसके समर्थन में थी, परंतु रूढ़िवादी पूरी तरीके से इसके समर्थन में नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि राजतंत्र की समाप्ति नहीं होनी चाहिए, राजतंत्र जैसे स्थापित है वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने रूढ़िवादी विचारधाराओं के बारे में अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सब लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रांतियों के युगों के बारे में, जो कि 1830 से लेकर 1848 तक है। तो देखेंगे कि किस तरीके के जो बदलाव हैं और किस तरीके की विचारधाराएं हैं हमारे समाज में एक तरीके से लोकतंत्र को स्थापित करने में एक तरीके से मददगार साबित हुई। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं वो अपनी ताकतों को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो यूरोप में कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर राष्ट्रवाद और उदारवाद अपना जोर दे रहा था, जैसे इटली, जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्रों में आते थे जिन पर उदारवाद और राष्ट्रवाद अपना जोर दे रहा था। तो ऐसे में जो ये क्रांतियाँ की गई थी उदारवादी और राष्ट्रवादियों के द्वारा, तो वो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। उनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक और क्लर्क और वाणिज्यिक व्यापार में लगे मध्यवर्गीय लोग ही शामिल थे जिन्होंने ये क्रांतियाँ की थी। तो प्रथम विद्रोह जो है वो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, जो कि बुर्बो राजा जिन्होंने 1815 में हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के दौरान सत्ता में बहाल किया था। तो उन्होंने अब उदारवादी क्रांतियों को उखाड़ फेंका और उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है वो राजतंत्र के स्थापित किया गया, जिसकी अध्यक्षता लुई फिलिक्स था। और मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी हो जाती है। तो इसका अर्थ ये था कि जब एक तरीके से जो फ्रांस है, तो फ्रांस में अगर कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बदलाव होता है तो जो यूरोप के बाकी देश हैं वो एक तरीके से प्रतिक्रिया करने लगते हैं कि भाई एक तरीके से जो फ्रांस में हुआ है तो वो भी चाहते हैं कि उनके देश में भी ऐसा हो। तो ये कहावत किसने की थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रखती है। तो मैटरनिक ने ये कहावत कही थी कि जब एक तरीके से फ्रांस चीखता है, यानी कि जब चीखता है तो बाकी यूरोप के देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो जुलाई की क्रांति में ब्रसलेस में विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड है वो उससे अलग हो गया। ठीक है, तो देखिए एक ऐसी भी घटना है जिसमें यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ और इसमें पूरी की तरह से राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ। तो 15वीं सदी से ऑटोमन साम्राज्य का जो है वो हिस्सा था और यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आज़ादी के लिए 1821 यानी कि 1821 में आरंभ हो गया। तो यूनान में राष्ट्रवादियों ने निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला, जो कि प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेनियम के प्रति सहानुभूति रखते थे और कवियों और कलाकारों के यूनान में यूरोपीय सभ्यताओं का पालन करते थे और प्रशंसा में एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। तो यानी कि किसके विरुद्ध जनमत जुटाया था? मुस्लिम साम्राज्य के लिए। तो अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने के लिए गए, जिनमें उनकी एक तरीके से मृत्यु हो गई। तो यानी कि कुछ देश ऐसे भी थे जो अपने आप ही एक तरीके से स्वतंत्र हो गए थे, यानी कि एक तरीके से वहाँ पर वो रिपब्लिक हो गए थे। तो अंततः हुआ क्या था कि 1832 यानी कि 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। तो कहाँ की संधि ने एक तरीके से यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? कुस्तुनतुनिया की संधि ने। ऑलराइट, तो आप लोग ये एक तरीके से पॉइंट नोट कर लेंगे।
और ये पॉइंट भी आप एक तरीके से नोट रख लेंगे कि 1821 में जो है कहाँ पर एक तरीके से संघर्ष हुआ था। और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए पॉइंट है कि मैटरनिक, तो मैटरनिक वाला भी आप लोगों के लिए पॉइंट है कि मैटरनिक की जो टिप्पणी है वो क्या टिप्पणी थी और कब की गई थी, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के बारे में। तो देखिए, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि कई सारे देशों में एक तरीके से युद्धों और विचारों की बहस के ऊपर ही राष्ट्र जो है स्वतंत्र हुए, यानी कि एक तरीके से राजतंत्र की समाप्ति करके वो लोकतंत्र को स्थापित कर पाए और एक तरीके से वो अपने जो देश थे वो रिपब्लिक हुए। परंतु रूमानी कल्पना के अगर हम विचार से देखें और राष्ट्रीय भावनाओं को अगर हम देखें तो केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तारों से नहीं होता राष्ट्रवाद का एक तरीके से जन्म। तो राष्ट्र के विचार के निर्माण में एक तरीके से संस्कृति जो है, हमारा जो कल्चर है, वो भी अहम भूमिका निभाता है। जैसे कला, काव्य, कहानियाँ और किस्सों में संगीत और राष्ट्रीयवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों ने सहयोग दिया। तो रूमानीवादी को अगर हम देखें तो जो सांस्कृतिक आंदोलन था तो एक खास तरीके की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था। आमतौर पर जो रूमानी कलाकार और कवियों के तर्क वितर्क थे उनमें और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसी जगह भावनाओं के अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। तो उस तरीके की वो भावनाएं रखते थे। तो जर्मन दार्शनिक योहान ग्रिटफ्रिड जैसे रूमानी चिंतकों का दावा था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों डैश वोल्क में निहित थी और राष्ट्रीय वोल्कलिस्ट की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक कृतियों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति में इन स्वरूपों को एकत्र अंकित करना राष्ट्र के निर्माण में प्रयोजनों के लिए आवश्यक था। तो जैसे कि अगर हम अपने भारत की भी बात देखें तो भारत में भी आप लोगों को एक तरीके से संस्कृति का एक अहम जो है वो भूमिका देखने को मिलेगी। संस्कृति आप देख लीजिए, नाटक आप देख लीजिए, एक तरीके से नृत्य आप देख लीजिए। अगर आप पूरे देश के कल्चर को अगर आप समझने की और देखने की कोशिश करें तो भारत में अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा। राजस्थान अगर आप जाते हैं तो राजस्थान आपको बिल्कुल एक तरीके से खाने से लेकर पहनने तक का जो कल्चर है वो बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगा। अगर आप दिल्ली में आते हैं तो खाने से लेकर पहनने का बिल्कुल जो लेवल है आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। तो ये बात तो हम लोगों के समझ में आती है कि हमारा जो भारत है वो विभिन्न संस्कृतियों का देश है, ठीक है, और विभिन्न तरीक़ों के लोग जो है हमारे देश में रहते हैं, यानी कि अनेकों अनेक भाषाओं को बोलते हैं। परंतु फिर भी हमारे देश की एक राष्ट्रीय भाषा जिसे हम हिंदी के नाम से जानते हैं, यानी कि एक तरीके से राष्ट्रीयता जो हमारी झलकती है, एक तरीके से जो राष्ट्रवादियों का एक तरीके से जन्म होता है तो वो एक हिंदी भाषा से ही होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे भारत में भी कई सारी एक तरीके से विभिन्नताएं हम लोग देख सकते हैं, परंतु एक अखंड संस्कृतियों का हमारा जो देश है वो माना जाता है। तो इसमें आप देखिए कि किस तरीके से और क्या बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, जो स्थानीय बोलियां थी उन पर एक तरीके से स्थानीय लोक साहित्य ने एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना भी था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे, यानी कि बिना अक्षर वाले। यह खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्ति यानी कि ग्रेट पावर्स ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई और मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष में अपना ओपेरा और संगीत में गुणगान किया और पोलेनिस और मजुराका जैसे लोक नृत्यों की राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। तो एक तरीके से राष्ट्रीय प्रतीकों में ये चीज़ें जो थी वो बदल दी गई। क्या क्या बदल दी गई थी? लोक नृत्य और मजुरों का। तो भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और रूसी कब्जे की अगर हम बात देखें तो पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटा दिया गया और रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। फिर 1831 यानी कि 1831 में रूस के विरोध में एक सशस्त्र विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ था? 1831 में सशस्त्र विद्रोह, जिसमें आखिरकार उसमें कुचल दिया गया और उसमें अनेक सदस्यों में राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषाओं को एक हथियार बनाया और चर्च के आयोजन में संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल किया गया। यानी कि पोलैंड में एक तरीके से जो है वो पोलिश भाषाओं को
जो है एक तरीके से गढ़ने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिस्पुयों ने जेल में डाल दिया गया, जिसमें रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार किया था और पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखे जाने लगी। तो यानी कि एक तरीके से भाषाओं को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो थे वो विद्रोह और क्रांतियाँ छिड़ी। जैसे कि एक तरीके से रशियन जो चाहते थे वो तो चाहते थे कि रूसी भाषा का पूर्ण तरीके से विस्तार और प्रचार किया जाए, परंतु जो पोलिश थे, पोलिश चाहते थे कि पोलैंड में एक तरीके से पोलिश भाषा का एक तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि उनकी राष्ट्रीयता की भावनाएं जो हैं एक तरीके से वो गढ़ सकें। अब जैसे कि भारत में ही है, तो भारत में आप देख लीजिए कि अधिकतम लोग जो है वो हिंदी भाषा को ही बोलना पसंद करते हैं, परंतु ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा हम लोग एडवांस मानने लगे हैं। अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी एजुकेशन के साथ जो है वो पढ़ा लिखा है, परंतु अगर हम सत्यता की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी हमारी जो मातृभाषा है, अगर हम उसे एक तरीके से, क्योंकि हम उसे भूलते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग ही, कुछ प्रतिशत लोग ही हैं कि जो शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं। ठीक है, तो हिंदी हमारे लिए एक तरीके से राष्ट्रीय भावना के, अगर हम देखा जाए तो राष्ट्रीय भावनाओं को भी उजागर करती हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं भूख, कठिनाई और जन विद्रोह की। तो आप लोगों को हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि जन विद्रोह यानी कि जनता के बीच विद्रोह और कठिनाइयाँ और किस तरीके से भूखों से निपटा गया, यानी कि जो भूख थी, यानी कि अब भूख कहाँ से आई, अब देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, उससे पहले आप लोगों को ये बॉक्स दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ऑथेंटिक नॉलेज से भी भरा होता है, और जो आप अपने मेंस के लिए नोट्स बना रहे होंगे उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो देखिए, एनसीईआरटी का एक और एक तरीके से अगर आप लोग फ़ायदा समझें एनसीईआरटी को पढ़ने का, तो एनसीईआरटी का पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप लोगों को इसमें एक्सप्लेनेशन करने की सबसे जो पावर है वो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाती है। यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम किन किन तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये बॉक्स है, तो बॉक्स में एक तरीके से राष्ट्रीय निर्माण के लिए इन्होंने एक अलग ही जो है वो बनाई है जगह, और जगह में एक तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की गई है। तो इस पर एक तरीके से जो हमारा ध्यान है वो अलग ही जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को अपनी जो है जो हम मेंस की राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग डायग्राम बना करके या एक तरीके से इस तरीके के बॉक्स बना करके उन फैक्ट्स के साथ जो है अपने आंसर को लिखें, जिससे हमारा आंसर कम शब्दों में ही एक तरीके से ज़्यादा संक्षेप में लिखा हुआ हो। ठीक है, जो लोगों के समझ भी आए, और एक तरीके से उसके बाद यानी कि उस उत्तर के बाद उस क्वेश्चन को लेकर के सभी जो डाउट्स हैं बंदे के, जो दूसरा पढ़ने वाला है यानी कि जो एग्जामिनर है, तो उसके डाउट ही ख़त्म हो जाए। तो आपको एक ऐसा मास्टर आंसर जो है लिखना है और इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को करना है। तो इस चीज़ को भी आप एक तरीके से पढ़ेंगे, आप इसको एक तरीके से स्क्रीनशॉट करके पढ़ेंगे और एक तरीके से मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स करके कि आप इसका मेंस की राइटिंग में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं भूख, कठिनाई और जन विद्रोह के बारे में। तो 1830 के दशक में यानी कि 1830 के दशक में आप लोगों को पता ही होगा कि जो यूरोप के अधिकतम देश थे उनमें भारी कठिनाइयाँ जो थी वो आई थी। तो 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरी यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर जो देश थे उनमें नौकरी ढूंढने वाली तादाद उपलब्ध रोजगारों से अधिक थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर में जाकर भीड़ से भरी बस्तियों में रहने लगी, जिसमें हुआ क्या कि अधिकतम जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से भूखे होने लगे और बेघर होने लगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो इंग्लैंड की औद्योगिकरण के कारण काफ़ी सारी जो नौकरी थी वो अब छूट गई थी। यानी कि अब जो व्यवसाय थे लोगों के पास, एक तरीके से नौकरी करने का ही व्यवसाय था, और एक तरीके से उस समय कृषि सबसे बड़ा एक तरीके से व्यवसाय था। ठीक है, परंतु जब एक तरीके से इंग्लैंड का औद्योगिकरण हुआ, तो इंग्लैंड के औद्योगिकरण के बाद उस महाद्वीप एक तरीके से औद्योगिकरण का जो स्तर था वो महाद्वीप में सबसे ऊंचा था। तो महाद्वीप की यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज़्यादातर झेलनी पड़ी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों में छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। और यूरोप में उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, तो कृषक सामंती शुल्कों में जिम्मेदारियों को बोझ तले दबने लगे
और खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ाने और किसी भी वर्ष फसल खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। तो देखिए, अब बात करते हैं हम कृषक विद्रोह के बारे में, जो कि 1848 में हुआ था। तो कृषक विद्रोह ये क्यों हुआ था, तो बात करते हैं। तो 1848 में ऐसा ही एक वर्ष था जिसमें खाने पीने की कमी को लेकर व्यापक बेरोजगारी में पेरिस के लोग जो है वो सड़क पर उतर आए थे और जगह जगह अवरोध लगाए हुए थे, क्योंकि लोई फिल्म ने भागने पर मजबूर कर दिया था। तो राष्ट्रीय सभा यानी कि नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के वयस्क पुरुषों को मताधिकार देने का प्रदान किया और काम और अधिकार की गारंटी दी, जो कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। ठीक है, तो ये कब किया गया, 1848 में। तो इसमें सबसे पहले 1845 में सिरसेरियास में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ये कब हुआ, 1845 में। एक तरीके से 1848 में 21 वर्ष के वयस्क पुरुषों को मताधिकार देने का यानी कि वोट देने का अधिकार जो है वो दे दिया गया था। तो आप लोगों को ये चीज़ भी याद रखनी है और ये हाईलाइटेड कर लेनी है आप लोगों को। ठीक है, और आपको ये नोट डाउन भी कर लेनी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो 1845 में हुआ क्या था, तो देखिए 1845 में हुआ क्या कि जो सिलेसिया के जो बुनकर थे उनके ठेकेदारों के खिलाफ जो था विद्रोह कर दिया। उन्होंने कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते हुए, परंतु दाम बहुत कम थे। तो पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया ने एक गांव की घटनाओं ने इस प्रकार बयान किया। तो देखिए, तो इन गांवों में जो थी 18,000 से ऊपर की आबादी रहती थी, जो कि सूती कपड़ा बनाने में व्यवसाय सबसे व्यापक थी और श्रमिकों की हालात खस्ता थी, क्योंकि काम के बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी थी। यानी कि ठेकेदार जो थे एक तरीके से बड़े बड़े, तो उन्होंने जो उनसे माल बनवाया था तो उसकी जो कीमतें थी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे कर दी थी, जिसके द्वारा पहले तो बेरोजगारी थी और अधिक आबादी के कारण जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उन पर संकट आ गया था, यानी कि आर्थिक संकट। तो 4 जून की ये बात है, जो कि 2 बजे बुनकरों की भीड़ घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंची और ठेकेदार की कोठी में ज़बरदस्ती घुस करके उन्होंने एक तरीके से उसके मकान को तोड़ फोड़ कर सारा जितना भी कच्चा माल था उसको एक तरीके से लूट दिया और तार तार कर दिया। और ठेकेदारों ने अपने परिवार के साथ पड़ोस में गाँव में भागकर एक तरीके से छिप गया और वहाँ के लोगों ने भी उसको शरण देने से इनकार कर दिया। तो कई सारे लोगों ने उसे शरण नहीं दी, परंतु 24 घंटे के बाद उसने सेना को बुलाकर एक तरीके से वो वहाँ से निकला और उसके बाद टकराव हुआ और 11 बुनकरों को गोली मारकर हत्या कर भी दी गई। तो ये जो था 1845 का एक तरीके से किसान विद्रोह था, जो कि बुनकरों के लिए था। यानी कि कीमतें तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, परंतु जब जनसंख्या की एक तरीके से इतना ज़्यादा वृद्धि कर रही थी, ग्रो कर रही थी, तो जनसंख्या की वृद्धि के कारण वो जो पैसे थे एक तरीके से बहुत ज़्यादा कम लोगों के लिए होते थे। यानी कि एक तरीके से वो परिवार को चलाने के लिए इतने पर्याप्त नहीं होते थे। अब बात करते हैं 1848 की, तो उदारवादी की क्रांति। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 1848 यानी कि 1848 में जो अनेक यूरोपीय देश थे वो गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त थे और किसान मजदूरी विद्रोह कर रहे थे। तो तब तक उनके समांतर पढ़े लिखे जो मध्यवर्गीय लोग थे, एक क्रांति भी हो रही थी, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था। तो उस क्रांति को देखते हुए फरवरी 1848 की एक घटना में राजे को गद्दी छोड़नी पड़ी और गणतंत्र की घोषणा यानी कि रिपब्लिक की घोषणा उसे करनी पड़ी, जो कि सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यानी कि पुरुषों का मताधिकार, यानी कि जो कि 21 वर्षों जो था वो कर दिया गया था, यानी कि वयस्क पुरुषों के लिए। तो वयस्क पुरुषों के लिए जब 21 वर्ष का एक तरीके से मताधिकार कर दिया गया, तो उस मताधिकार के द्वारा चुना गया राजा ही एक तरीके से वो राजा कहलाया जाएगा। ऑलराइट। तो यूरोप के अन्य भागों में भी जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हैंगरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीयकरण की मांग से जोड़ दिया। तो उन्होंने बदलते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। तो कई सारे ऐसे भी एक तरीके से राज्य थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें बताया गया कि एक तरीके से कुछ जो राज्य थे एक तरीके से अब वो राजगद्दी छुड़वाकर एक तरीके से गणतंत्र को स्थापित कर रहे थे, जो कि पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित थे। परंतु कुछ अन्य भाग भी ऐसे थे जो कि वो अपना एक तरीके से राष्ट्रीय राज की मांग कर रहे थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हैंगरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों
में संविधान की मांग करते हुए राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया। उन्होंने बढ़ते असंतोष में फायदा उठाकर राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। तो कई सारे एक तरीके से ये राष्ट्र भी थे। तो ये राष्ट्रीय राज्य संविधान की प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थे। तो किन किन कानूनों पर आधारित थे? एक तरीके से जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, यानी कि जो प्रेस में एक तरीके से लोग हैं, जैसे भारत में अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रेस को बोलने की आज़ादी है, ठीक है, और संगठन बनाने की आज़ादी, यानी कि एक तरीके से कोई भी चाहे कोई संगठन बनाए तो संगठन बनाने की आज़ादी, और संसदीय इस सिद्धांतों पर आधारित ये की गई। तो जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। कहाँ पर लिया? एक तरीके से सर्व जर्मन नेशनल असेंबली। तो 18 मई 1848 यानी कि 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। इस संसद में सेल पाल चर्च में आयोजन हुए। उन्होंने एक जर्मन में राष्ट्र के लिए संविधान के प्रारूप को तैयार किया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता को ऐसे राज्यों को सौंपी गई जिसमें संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने ऐसे प्रस्ताव किया गया तो फेडरल विल्से चतुर्थ ने उसको ताज पहनाने की पेशकश की और उन्होंने अब उसे अस्वीकार कर दिया। तो इन राजाओं के साथ जो निर्वाचित सभा का विरोधी थे, जहां पर कुलीन वर्ग और सेना का विरोध कर रहे थे, तो वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। तो संसद ने मध्य वर्गों का एक तरीके से प्रभाव अधिक था, जिनमें मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया गया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंततः सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। तो उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान का मुद्दा विवादास्पद था, यानी कि एक तरीके से महिलाओं को एक तरीके से अपना राजा चुनने का अधिकार नहीं था, यानी कि उन्हें वोटिंग का अभी भी कोई अधिकार नहीं था। हालांकि आंदोलन में वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप में भाग लिया और महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसलिए बावजूद उनमें असेंबली के चुनावों के दौरान किया क्या गया कि मताधिकारों से वंचित रखा गया और जब तक सेंट पॉल चर्च में फैक्रिक संसद की सभा आयोजित की गई, तब तक महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घों में खड़े होने दिया। तो एक तरीके से दर्शक दीर्घों में खड़े होने का भी अधिकार जो है इन्हें दिया गया था, जब तक एक तरीके से किसकी नहीं हुई थी, सेंट पॉल चर्च में फैक्टर्स की संसद की सभा आयोजित नहीं हुई। तो देखिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, जो आप ये देख पा रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ है। तो इस पैराग्राफ को भी आपको डीपली पढ़ना है, ऑलराइट, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आप लोगों के लिए होने वाला है और इसे भी आप नोट डाउन करके रखेंगे। तो देखिए, नारीवाद, एक शब्द इसमें मिला होगा आपको, नारीवाद। तो नारीवाद का तात्पर्य होता है कि सभी स्त्री पुरुषों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के लिए आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों में बोध होने को नारीवाद कहते हैं। तो इसमें आप ये असेंबली देख पा रहे होंगे कि सेंट पॉल की चर्च में फैक्टर्स संसद, जो कि समकालीन रंगीन चित्र में दर्शाया गया है, जिसमें आप ऊपर की ओर दाएं और बाएं जो है महिलाओं को देख सकते हैं, ऑलराइट। तो देखिए, इसमें हुआ क्या था, एक तरीके से इसमें तो महिलाओं को एक तरीके से अधिकार नहीं दिया गया कि जर्मन की एक तरीके से जो नेशनल असेंबली है वो स्थापित की गई और स्थापित करने के बाद वहाँ पर जो है गणतंत्र स्थापित किया गया। तो इसमें हुआ क्या कि हालांकि जो रूढ़िवादी ताकतें थी इसमें भी, तो 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, तो किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई, जो कि राजाओं को पूरी तरह समझ आना शुरू हो गई थी। तो उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के रियाते देखकर क्रांतियों के दमन में इस चक्र को समाप्त कर दिया गया। अंततः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप में निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो कि पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। तो इस प्रकार हैम्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदास्त्र और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। तो कब कर दी गई? तो 1815 में। और हैम्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादातर स्वतंत्रता
प्रदान की और हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का भी रास्ता साफ हुआ। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे बदलाव थे ये हमें इसमें देखने को मिले। तो विचारधारा से क्या तात्पर्य है, तो देखिए, तो एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह को हम विचारधाराएं कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो विचारधाराएं थी, विचारधाराएं तो थी जो एक तरीके से समाज में एक राजशाही को खत्म करके, राजशाही को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापित की गया, यानी कि एक देश को रिपब्लिक बनाया गया। और ठीक है, ये हो पाया फ्रांस से ही। ठीक है, तो फ्रांस की जो क्रांति थी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको काफ़ी ज़्यादा डीपली तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली मेंस के जब आप एग्ज़ाम देंगे, जब यूपीएससी मेंस का आपका एग्ज़ाम होगा, तो फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो फ्रांस की क्रांति को पहले आप समझने की कोशिश करें कि आखिर फ्रांस की क्रांति हुई क्यों थी, फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने जो है थॉट्स को मेंशन करें। ठीक है, थॉट्स को मेंशन करते हुए आज की जो घटनाएं हैं जो आप पढ़ते हैं या इस तरीके की कोई भी घटनाएं देखते हैं, तो आज की घटनाओं को भी उसमें मेंशन करें, जिससे जो एग्जामिनर है उसको समझने में आसानी हो। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस तरीके की जो वीडियो हैं ऑथेंटिक नॉलेज से भरी वो आपको मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। ऑलराइट, इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद। और सॉरी, तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक टिप्स और देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मानकर चलिए, अगर आपको मेंस की राइटिंग करनी है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी को एक तरीके से फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो देखिए, पहले तो आप अपने स्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए, यानी कि एनसीईआरटी की सभी बुक्स को पढ़िए। उससे क्या होगा कि एक तरीके से जो ये छोटे शब्द है जैसे विचारधारा, ये छोटे छोटे शब्द जैसे नारीवाद, उदारवाद, रूढ़िवाद, ठीक है, और या राष्ट्रवाद, तो ये विचारधाराएं जो मतलब है, यानी कि छोटे छोटे जो शब्द हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। फिर होगा क्या कि जो आप एडवांस बुक पढ़ेंगे तो उन एडवांस बुक से उनके जो थॉट्स हैं आप उनमें मेंशन कर सकते हैं, प्लस जो करंट अफेयर से रिलेटेड आप जानते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था में टोटली जो है वो करंट अफेयर्स आपको मेंशन करना ही होता है, या इतिहास में भी कोई चीज़ें ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि एक तरीके से कहीं ना कहीं सभ्यताओं से जुड़ी होती है, क्योंकि कई सारी जो खोजें हैं वो चलती ही रहती है। तो आप लोग अपने वो थॉट्स भी मेंशन कर सकते हैं। तो यानी कि अपने एक आंसर को आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो मेंस का एक तरीके से रिजल्ट रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप लोग अच्छे से अपनी एनसीईआरटी को कवर करें, और उसके बाद आप जब एडवांस बुक पढ़ें तो करंट अफेयर्स के साथ पढ़ें, और उसके बाद करंट अफेयर्स के साथ पढ़ने के बाद फिर से दोबारा जब आप अपनी एडवांस बुक पढ़ेंगे तो आप अपने जो आंसर राइटिंग है, जीएस पेपर 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, और साथ ही साथ जो कंपलसरी आपका पेपर होगा या एस्से राइटिंग का आपका पेपर होगा, तो इन सभी पॉइंट्स पर आप फोकस रखें। या एक तरीके से जो घटनाएं होती हैं हमारे न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं तो उनमें घटनाएं हमें दी होती है, तो उन घटनाओं को देखते हुए आप अपने ज़िले में किस तरीके से बदलावों को देखेंगे या किस तरीके से बदलावों को करेंगे, तो इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू भी आप अपने कर सकते हैं, या मिरर में देख करके आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही मैं आपको ये टिप्स देना चाहूँगा। इसी के साथ हैव ए गुड डे। अब जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।